हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रहरी और आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में टैक्सेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड। काफ़ी मेजर चेंजेस हुए हैं फाइनेंस एक्ट 2020 में, क्योंकि जो डिविडेंड था फाइनेंस एक्ट 2090 के अकॉर्डिंग जो डिविडेंड था वो शेयर होल्डर के हाथ में आपका एग्जम्प्ट होता था अंडर सेक्शन 1034 में। और क्यों ऐसा होता था? क्योंकि सीडीटी पे हो जाती थी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ये कंपनी पे कर देती थी डायरेक्टली सेक्शन 115 में, जिसके कारण से जब वो डिविडेंड शेयर होल्डर को रिसीव होता था तो उनके हैंड में टैक्सेबल नहीं होती थी एक लिमिट तक, और सेक्शन 1034 में वो एग्जम्प्ट हो जाती थी। बट जब से फाइनेंस एक्ट 2020 आया, इसमें इन्होंने अमेंडमेंट किया और सीडीटी के प्रोविजंस को रिमूव कर दिया। इट मींस कंपनी अब सीडीटी पे नहीं करती है डिविडेंड पे, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कंपनी पे नहीं कर रही है, जिसके कारण से अब आपकी जो डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी है वो इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर हो गई है। शेयर होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड फुल्ली टैक्सेबल्स है। यहां आपको ध्यान देना है कि जो डिविडेंड टैक्सेबल होगी किस रेट पे होगी, इस पे क्या कोई खर्चे अलाउ हैं, किस हेड में होगी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे 1 to 1। तो अगर हम सबसे पहले बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड जो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर होगा। पहला हमने देखा क्या इस पे कोई खर्चे अलाउ हैं, तो नहीं, इस पे कोई भी खर्चे नहीं अलाउ हैं। अगर आपको इस डिविडेंड को रिसीव करने के लिए कोई बैंक चार्जेज या किसी तरीके की कोई चार्जेस लगी है तो उसका कोई भी खर्चा इस पे अलाउ नहीं है। ये फुल्ली टैक्सेबल है इन द हेड ऑफ अदर सोर्सेस। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में टैक्सेबल होती है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देनी है, अगर इस डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए, मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट चाहे शेयर में कर रखे हैं या आपने यूनिट्स में किए हैं और उसके कारण से आपको डिविडेंड मिल रही है, और उस डिविडेंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने बैंक से बोरोइंग किया था, तो बैंक जो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है वो उसका डिडक्शंस आप ले सकते हैं। यहां आप काफी लोगों को ये प्रोविजंस नहीं अपडेट होती हैं, तो ये आपको ध्यान देना है कि डिविडेंड की इनकम फुल्ली टैक्सेबल है इन द अदर सोर्स हेड में। लेकिन इसमें खर्चे केवल इंटरेस्ट का अलाउ होगा, मींस खर्चे अलाउ नहीं है लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट का आपको अलाउ होगा। लेकिन उसमें लिमिट दी गई है 20% ऑफ द टोटल डिविडेंड अमाउंट रिसीव्ड। अगर आपको 100 रुपए का डिविडेंड रिसीव है और आपका बैंक इंटरेस्ट का है 25 रुपए है, तो केवल आपको 20 रुपए ही अलाउ होंगे, 25 नहीं, क्योंकि 20% ऑफ डिविडेंड इनकम रिसीव्ड। अब आते हैं, बात करते हैं कि ये हमने देख लिया कि डिविडेंड टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। दूसरा क्या है, सीडीटी इस पे कंपनी 115 में नहीं पे कर रही है, और हमने देखा कि इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे, और साथ ही साथ इसके साथ कोई खर्चे अलाउ नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे कि क्या इस पे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है कि वो टीडीएस डिडक्ट करे या ना करे, अगर करे तो कितने रेट से करे। और ये डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर के हाथ में, जब हम किसी क्लाइंट्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उसको डिविडेंड मिली है, तो हम उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाते हैं। बट क्या इस पे स्पेशल रेट से कोई टैक्सेबिलिटी है या हमारा स्लैब रेट लगेगा, ये भी हम देखते हैं। तो अगर कोई आपका क्लाइंट्स है जिसको डिविडेंड इनकम रिसीव हुई है, तो आपको दो चीजें जरूर देखनी है। पहला, वो डिविडेंड इनकम डिक्लेयर्ड कब हुआ था, क्योंकि आपका डिविडेंड जो होता है 3 तरीके की होती है, या तो फाइनल डिविडेंड, या इंटरिम डिविडेंड, या तो आपका डीम डिविडेंड। तो जो फाइनल डिविडेंड होते हैं बेसिकली जो नॉर्मली आपको मिलते हैं, वो कंपनी में जब एजीएम में जब डिक्लेयर्ड हो जाते हैं तो इसे मान लिया जाता है कि ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई कंपनी ने डिक्लेयर्ड कर दिया 29 मार्च 2020 में, ध्यान दीजिएगा फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंतर्गत ये आएगा, 29 मार्च 2020 को अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर्ड कर दिया एजीएम में, भले ही वो आपके क्लाइंट्स को, मतलब शेयर होल्डर को रिसीव हो रहा है 1 अप्रैल या 5 अप्रैल 2020 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो ये डिविडेंड एग्जम्प्ट होगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, बिकॉज क्योंकि उस पे फाइनेंस एक्ट 2090 लग गई और कंपनी सीडीटी पे कर रखी होगी, और यहाँ पे ये टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि फाइनल डिविडेंड जो होती है वो ऑन डिक्लेयर्ड बेसिस पे हम उसकी टैक्सेबिलिटी चेक करते हैं। बट जो इंटरिम डिविडेंड होती है या डीम डिविडेंड बोल दे, तो वो जब शेयर होल्डर को रिसीव्ड होती है तो उस साल में टैक्सेबल होती है। इट मींस यही, अगर हमारे एग्जांपल में ये आपका इंटरिम डिविडेंड होता जो कि 5 अप्रैल या 1 अप्रैल 2020 को रिसीव हो रही है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में शेयर होल्डर के हाथ में पूरी टैक्सेबल होगी। अब हम डिस्कस करते हैं इस पे रेट क्या अप्लीकेबल होगा। तो रेट जो है आपका स्लैब रेट अप्लीकेबल होता है। अगर वो क्लाइंट्स आपका इंडिविजुअल है
तो आप उस पर स्लैब रेट लगा दीजिए। अगर कंपनी है तो 30% या 25%, वो आप देख लीजिए उस पर कंपनी पे क्या प्रोविजंस है, क्योंकि कंपनी के 22% है या 25 है, 30% से रेट लगते हैं। तो मतलब मेरा कहना है कि स्लैब रेट के बेसिस पे आपकी टैक्सेबिलिटी होगी डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब अगर हम बात करें कि सेक्शन 194 कहता है कि जब कंपनी डिविडेंड पे करती है उस टाइम वो आपकी टीडीएस डिडक्ट करेगी सेक्शन 194 में। अब डिविडेंड जो है या तो रेसिडेंट को पे हो सकती है या नॉन रेसिडेंट को पे हो सकती है। तो अगर कंपनी रेसिडेंट को डिविडेंड दे रही है तो सेक्शन 194 में 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगी, और अगर वो नॉन रेसिडेंट को डिविडेंड पे कर रही है कंपनी तो सेक्शन 195 में टीडीएस 20% से डिडक्ट करेगी। इट मींस अगर वो रेसिडेंट पर्सन को दे रही है तो टीडीएस 10% डिडक्ट होगा सेक्शन 194 में, अगर वो नॉन रेसिडेंट पर्सन है तो सेक्शन 195 में 20% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। अब अगर हम यहाँ बात करें कि क्या सेक्शन 194 में सारे लोगों को, अगर कोई शेयर होल्डर है उसको 2000 का या 3000 का डिविडेंड मिल रहा है, क्या उसकी टीडीएस डिडक्ट होगी? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक थ्रेशोल्ड लिमिट डाल दी है 5000 का। अगर आपका 5000 से एक्सीड करता है फिर आपको डिविडेंड पे टीडीएस कंपनी डिडक्ट करेगी सेक्शन 194 में, अदरवाइज नहीं। ये और फिर हम अगर बात करें इसमें आपका एक सेक्शन 80M होता है जो कि बात करता है आपका डिस्ट्रीब्यूशंस का, उसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी अगर हम देख लें तो सारी चीज़ें वैसे हमने डिस्कस कर ली हैं जो प्रोविजंस हैं, और आप देखेंगे तो प्रोविजो ये आपका बोलता है 57 जो है कहता है कि केवल आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ही अलाउ होता है, वो भी सेल नॉट एक्सीड 20%, जैसा कि मैंने आपको बताया। और बाकी कुछ वैसी चीज़ें नहीं है। टीडीएस रिटर्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।